हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं एडवोकेट आकाश दीक्षित और आप लोगों के लिए लेकर आता हूं टैक्स से जुड़ी कई सारी इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम बात करते हैं इनकम टैक्स और जीएसटी की। आज हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। यह है इसका पार्ट 1 हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया है। पार्ट 1 में हम लोगों ने जाना था चार्जिंग सेक्शन 22 के बारे में, जो कि बताता है कि कब आपकी इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में फॉल करेगी। इसमें हम लोगों ने जाना था कंपोजिट रेंट क्या होता है, डीम्ड ऑनर में कौन कौन से लोग आते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है, फेयर रेंट क्या होता है, स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, और इन सब का कंपैरिजन करके ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोगों ने पार्ट 1 में सीख लिया था। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से जिन लोगों ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देख लें, तभी आपको पार्ट 2 भी अच्छे से समझ में आएगा। पार्ट 1 का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहां से आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कैसे निकाला जाता है, पार्ट 1 में हम लोगों ने देख लिया था। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करके ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलती है। अभी हम आगे देखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। देखिए, म्युनिसिपल टैक्स को तभी डिडक्शन मिलेगी जब आपने उसको ड्यूरिंग द ईयर पे किया हो, ठीक है। ये एक्रूड बेसिस पे नहीं मिलती है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब उस मकान के मालिक ने इस म्युनिसिपल टैक्स को पे किया है तभी हमें इसकी डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज इसकी डिडक्शन हमको नहीं मिलेगी। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है उसे हम लोग कहते हैं नेट एनुअल वैल्यू, NEV। नेट एनुअल वैल्यू में से 30% माइनस कर दिया जाता है सीधा सीधा। ये 30% नेट एनुअल वैल्यू में से क्यों माइनस किया जाता है ये मैं बता रहा हूँ कि देखिए, साल भर में आपके मकान में जो भी टूट फूट मरम्मत होती है उसका गवर्नमेंट आपसे कहती है कि सीधा सीधा तुम उसमें से जो भी तुम्हारी नेट एनुअल वैल्यू निकल के आ रही है उसमें से तुम सीधा सीधा 30% माइनस कर लो, कि भैया तुमने साल में जितना भी तुमने घर की टूट फूट मरम्मत कराई है, खर्चा कराया है, वो सीधा सीधा इसमें कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये इसको डिडक्ट किया जाता है। उसके बाद अगर आपने मकान बनवाने के लिए या मकान खरीदने के लिए या अपने घर की टूट फूट मरम्मत कराने के लिए अगर आपने लोन लिया है और उस लोन पे आप इंटरेस्ट देते हो तो उसकी भी यहाँ पर डिडक्शन आपको मिलती है। इन सब का कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आपकी इनकम निकल के आएगी वो होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, चलिए इन सबको हम एग्जाम्पल को तो समझने की कोशिश करेंगे भी। इफ R2 इज ग्रेटर देन एक्चुअल रिसीव्ड। अभी R2 क्या है, या R1 और R2 हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था इन सबको, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी शॉर्ट में बताता हुआ चलता हूँ कि R1 क्या है और R2 क्या है। अच्छा, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, कौन सा रेंट, फेयर रेंट। फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में से दोनों में से जो भी ज्यादा होती थी वो क्या, उसको हम लोग मान लेते थे क्या, R1 मान लेते थे उसको हम लोग, वो होती थी R1। अब R1 को हम लोग कंपेयर करते थे किससे, स्टैंडर्ड रेंट से। अच्छा, इन दोनों में जो भी वैल्यू कम होगी, यानी कि R1 और स्टैंडर्ड रेंट में दोनों में जो भी वैल्यू कम होगी वो हो जाएगी क्या, R2। अब R2 को हम लोग कंपेयर करते थे एक्चुअल रेंट से। किससे कंपेयर करते थे, एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते थे। इन दोनों में जो भी ज्यादा होगा, देखिए अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा है R2 से तब तो मैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू यही होती है, एक्चुअल रेंट होगी। लेकिन अगर मैं R2 ज्यादा है किससे, एक्चुअल रिसीप्ट से, तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं, इसके देखिए दो ही रीजन हो सकते हैं। या तो प्रॉपर्टी हमारी खाली रही थी, अगर वो खाली नहीं थी तब क्या था, अगर मान लीजिए उस प्रॉपर्टी में किराएदार तो था लेकिन हो सकता है उस किराएदार ने हमें रेंट ही नहीं दिया था, इसलिए इस वजह से हमारी एक्चुअल रिसीप्ट जो है वो कम थी। तो जब हमारी प्रॉपर्टी खाली थी, यानी कि जब हमारी प्रॉपर्टी में किराएदार नहीं था, तब हम कैसे अपनी इनकम कैलकुलेट करेंगे। जब हमारी प्रॉपर्टी में किराएदार तो था लेकिन उससे जब हमें रेंट ही नहीं दिया, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम जानेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उसी से समझने की कोशिश करेंगे। शिवी हैज अ ओन हाउस एंड द हाउस वाज वेकेंट टिल अक्टूबर 2021। देखो, शिवी का एक घर था अपना, उसने अक्टूबर 2021 तक मकान को खाली रखा। भाई उसका घर है वो खाली रह सकती है। ऑन 1 नवंबर 2021 शी लेट आउट द प्रॉपर्टी टू मोहन। अब देखो, उसने मोहन को 5,000 रुपये महीने किराए पे घर भी उठा दिया। कब से उठाया, नवंबर से उठाया। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 5 महीने के लिए उसने किराए पे उठाया है मकान, ठीक है। फेयर रेंट है यहाँ पे 40,000 रुपये एनुअली, म्यूनिसिपल रेंट है यहाँ पे 45,000 रुपये, ठीक है। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय दी शिवी रुपीज 1,500 रुपये ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। देखो, उसने जो है फाइनेंशियल ईयर में 1,500 रुपये म्यूनिसिपल टैक्स पेड किए हैं, शिवी ने किए हैं। शिवी
उस घर की मालिक थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको डिडक्शन तो मिलेगी। अभी हम लोगों ने पिछले यही पढ़ के आए ना पिछले का, कि म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन कब मिलती है, जब ऑनर ने म्युनिसिपल टैक्स को पे किया हो और वो एक्चुअल में पे कर दिया, एक्चुअल बेसिस पे नहीं मिलती है डिडक्शन, ठीक है। चलिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते हैं। फेयर रेंट ले लेते हैं 40,000 रुपये, म्यूनसिपल रेंट है यहाँ पे 45,000 रुपये, दोनों में जो भी ज़्यादा आएगा हम उसको ले लेंगे। म्यूनसिपल रेंट यहाँ पे ज़्यादा है 45,000 रुपये, तो यहाँ पे हमने म्यूनसिपल रेंट को ले लिया 45,000 रुपये। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता चलता हूँ कि आपकी अगर प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी गई है, 1 महीने के लिए की गई है, 3 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, 11 महीने के लिए, जो भी की गई है, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भैया हम तो मानेंगे कि तुम्हारी प्रॉपर्टी पूरी 12 महीने के लिए ही किराए पे उठी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे कि भैया इफ प्रॉपर्टी रेट आउट थ्रू आउट द ईयर, तो हमारा एनुअल रेंट क्या होगा। तो हमारा एनुअल रेंट निकल के आता है 60,000 रुपये। 60,000 रुपये कैसे निकला, देखिए 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसने जो है शिवी ने मकान उठाया था ना मोहन को, तो 5 महीने के लिए उठाया था यहाँ पे। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट कहती है कि भैया हम मान के चलेंगे कि पूरे 12 महीने के लिए किराए पे उठी है, तो उस हिसाब से हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारी जो पूरी प्रॉपर्टी है वो उठी थी हमारी, अगर मान लीजिए पूरे 12 महीने के लिए उठती है, तो उसका एनुअल रेंट हमें मिलता है 60,000 रुपये। 45,000 रुपये और 60,000 में दोनों में जो भी ज्यादा होगा हम उसको उठा लेंगे, ठीक है। तो हम किसको उठा के चलेंगे, हम उठा के चलेंगे एनुअल रेंट को, 60,000 रुपये को। अब कहता है कि वैकेंट पीरियड कितना था भाई, वैकेंट पीरियड हमारा 7 महीने था। कैसे था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, कैलकुलेट करेंगे तो 7 महीने निकल के आता है। तो इन 7 महीने का किराया कितना होता है, 35,000 रुपये, क्योंकि 1 महीने का किराया यहाँ पे देखो ना 5,000 रुपये है ना, तो 7 महीने का 35,000 रुपये हो गया। अब देखो जब हमारा प्रॉपर्टी जब हमारी किराए पे उठी ही नहीं, तो हम उसका भैया हम टैक्स क्यों देंगे, नहीं देंगे ना, जो से थोड़ा ना कोई हम अपना टैक्स दे देंगे। जब प्रॉपर्टी उठी नहीं, जब हमारी कोई इनकम हुई नहीं, तो हम उसमें टैक्स कैसे दे देंगे। तो क्या किया गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू जब निकालेंगे तो 60,000 रुपये जो हम लोगों ने इसको लिया था, उसमें से हम जितना भी वैकेंट पीरियड का जो भी किराया था हम उसको माइनस कर देंगे। तो हमारा निकल के आएगा 25,000 रुपये। 25,000 रुपये हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। तो अब हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल के आती है 25,000 रुपये, जिसमें से हम म्यूनसिपल टैक्स को पेड कर देंगे। क्योंकि देखो शिवी ने ही यहाँ पे पे किया, शिवी इसकी ऑनर है, 1,500 रुपये, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 1,500 रुपये। तो ये हमें निकल के आती है नेट एनुअल वैल्यू 23,500 रुपये। अब इसमें से हम डिडक्शन माइनस कर देंगे अंडर सेक्शन 24, 30% सीधे सीधे हम माइनस कर देंगे 23,500 रुपये का। इसका सीधा 30% माइनस हो जाएगा, कितना निकल के आता है, इसका निकल के आता है 7,050 रुपये। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, हमने कोई भी लोन नहीं लिया, तो जब हमने कोई लोन लिया ही नहीं है तो उस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं पे करेंगे। तो इसके बाद जो इनकम निकल के आएगी वो आएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कितनी आई, 16,450 रुपये। तो 16,450 रुपये ये आई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सोहन हैज अ हाउस एंड द हाउस वाज वेकेंट फिर अक्टूबर 2021, देखो इसका भी मकान अक्टूबर 2021 तक ही खाली था भाई। 1 नवंबर 2021 को इसने अपने प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया है राज को, ठीक है। देखिए नाम याद रखना, क्योंकि नाम ध्यान रखना बहुत जरूरी, कि प्रॉपर्टी जिसके नाम उसी के नाम रहनी चाहिए। राज को 6,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसने प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए फेयर रेंट दे रखा 80,000 रुपये एनुअल, म्यूनिसिपल रेंट दे रखा है यहाँ पे 75,000 रुपये, एनुअल म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय राज 1,500 रुपये। हाँ देखो मैंने इसलिए लिखा था कि नाम ध्यान रख के चलना। अब देखो ये राज यहाँ पे क्या है, राज है टेनेंट, राज कोई ऑनर तो है नहीं इस घर का। ऑनर कौन है, ऑनर है सोहन, ठीक है। ऑनर है यहाँ पे सोहन, और लेकिन राज ने यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स को पे किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 2021-22। तो अब आप मुझे बताइए क्या यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि म्यूनिसिपल टैक्स को पे किसने किया है, राज ने किया है। राज कौन है, किराएदार है, मकान का मालिक नहीं है। म्यूनिसिपल टैक्स की डिडक्शन कब मिलती है, जब आपने उसको एक्चुअल में पे किया, पे तो किया 1,500 रुपये, ठीक है। एक कंडीशन फुलफिल होती है। दूसरी कंडीशन उसकी ये थी कि उस मकान की मालिक ने उस टैक्स को पे किया हो। तो यहाँ पे इस टैक्स को किसने पे किया है, यहाँ पे पे किया है किराएदार ने, ठीक है। इसको किराएदार ने पे किया है, तो यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, निकालते हैं ग्रॉस इनकम वैल्यू। फेयर रेंट है यहाँ पे कितना, 80,000 रुपये, म्यूनिसिपल रेंट है यहाँ पे 75,000 रुपये, दोनों में कौन सी ज्यादा है, विच एवर इज हायर, फेयर रेंट ज्यादा है ना, कितना 80,000 रुपये। ये प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी पूरे साल किराए पे उठती,
तो कितना रुपये इसका किराया होता है, देखो ना 6,000 रुपये पर मंथ किराया है ना 1 महीने का, तो 12 महीने में कितना हो गया, 72,000 रुपये। 72,000 रुपये होना चाहिए, कि 80,000 कैसे आ गया यार, ये इसको 72,000 रुपये है ये, ठीक है, ये 72,000 रुपये है, ये टाइपिंग मिस्टेक मेरी, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। अब वैकेंट पीरियड कितना है, वैकेंट पीरियड है हमारा अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, कितना 7 महीने हो जाते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा था, फेयर रेंट, यहाँ पे फेयर रेंट और एनुअल रेंट, एक्चुअल रिसिप्ट जो है आपकी, इन दोनों में जो भी ज्यादा होगा उसको उठा लो। कौन ज्यादा है, फेयर रेंट ज्यादा है, 80,000 रुपये, ठीक है। तो 80,000 रुपये ले लेंगे। अब देखो ना, प्रॉपर्टी हमारी 7 महीने खाली रही, तो क्या हम उस 7 महीने का भी टैक्स देंगे क्या, जब हमने कोई इनकम ही नहीं करी, नहीं करेंगे ना। तो 7 महीने की जितनी भी इनकम थी, कितनी इनकम होती है हमें, 42,000 रुपये। तो हम इसको 80,000 रुपये में से 42,000 रुपये माइनस कर देंगे, तो हमारी जो ग्रॉस इनकम वैल्यू निकल के आती है वो क्या आएगी, जो हमारी ग्रॉस इनकम वैल्यू निकल के आई है वो है हमारी ये 38,000 रुपये, ठीक है। ग्रॉस इनकम वैल्यू हमारी 38,000 रुपये, इसमें से हम लेस म्यूनिसिपल टैक्स पे करेंगे, लेकिन ये तो नहीं ले, क्योंकि यहाँ पे जो किराएदार हैं उसी ने म्यूनिसिपल टैक्स को पे किया था, इसलिए म्यूनिसिपल टैक्स को यहाँ पे निल नहीं, डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो अब हमें निकल के आती है नेट एनुअल वैल्यू 38,000 रुपये पूरी पूरी। अब इसमें से 30% का सीधा सीधा हमें डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 24A में, जो है 11,400 रुपये। हमने कोई भी लोन नहीं लिया तो हमें भी इसका कोई भी इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये हमारी निकल के आती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कितना, 27,600 रुपये, ठीक है। तो हमने देखा कि जब हमारी फेयर रेंट, आर वन जब हमारा R1 ज्यादा है, तब हमें ग्रॉस इनकम वैल्यू कैसे लेनी है, और जब हमारा R1 कम है, तब हमें अपनी ग्रॉस इनकम वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि जब प्रॉपर्टी वैकेंट है तो हमें कौन से ग्रॉस इनकम वैल्यू को लेकर चलना है, ठीक है। जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी जब तक के लिए वैकेंट है, उतने तक का आपको किराया माइनस कर देना है। प्रॉपर्टी पूरे 12 महीनों के हिसाब से लेकर चलेंगे, और जितने खाली रहेगी उतने को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब होता है कि भाई किराएदार तो था, लेकिन उस किराएदार ने हमको किराया ही नहीं दिया। लेकिन अब ये कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए भी एक्ट में 4 कंडीशन दे रखी गई है, ठीक है। टेनेंसी इज बोनाफाइड, टेनेंसी इज बोनाफाइड का मतलब है कि किराएदार आपका एक्चुअल में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप फर्जी बोल रहे हो कि किराएदार, मतलब हवा हवाई चल रहा है मामला, एक्चुअल में किराएदार होना चाहिए। डिफॉल्टेड टेनेंट हैज वेकेटेड और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी। भाई किराएदार ने आपको किराया नहीं दे रहा है, तो भैया आप उस किराएदार को निकालोगे घर से बाहर, ठीक है। अब आपने सारे स्टेप्स ले लिए हैं उस किराएदार को वहां से भगाने के लिए, ठीक है। डिफॉल्टिंग मतलब आपको प्रूफ करना पड़ेगा, जाके मान लीजिए आपका कोई केस फंस जाता है असिस्टेंट ऑफिसर के पास, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने सारे लीगल स्टेप्स ले लिए हैं उस किराएदार को वहां से भगाने के लिए, लेकिन वो फिर भी वहां से नहीं भाग रहा है, ठीक है। वो किराए पर तब भी वहां पे डटा हुआ है। डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ एससी, और जो वो किराएदार है उसने उस मकान मालिक की किसी और भी प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार ना जमा रखा हो, मतलब कि वहां पे और कहीं पे भी वो रह ना रहा हो, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी में। द एसएससी हैज सेटिस्फाइड द असेसिंग ऑफिसर दैट ही टेकन ऑल द रीजनेबल स्टेप टू रियलाइज द रेंट, और जो उस मकान का मालिक है उसने असेसिंग इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर को ये सेटिस्फाइज कर दिया है कि भाई मैंने अपना किराया लेने के लिए सारे जतन कर डाले हैं, लेकिन वो बहुत बदतमीज है, वो मुझे किराया देने को नहीं तैयार है, तभी आपको अनरियलाइज रेंट को माइनस करेगा। अदरवाइज वो आपको इस पूरी इनकम को कैलकुलेट कर लेगा कि वो तो, अगर इनमें से एक भी पॉइंट आपका मिस होता है तो आपका अनरियलाइज रेंट को माना जाएगा कि आपको किराया मिल चुका है, ठीक है। अगर आपको अनरियलाइज रेंट को अगर आपको लेना है तो आपको ये चारों पॉइंट को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, कि टेनेंसी बोनाफाइड है, डिफॉल्टेड टेनेंट हैज वेकेटेड और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी, उसको खाली कराने के लिए सारे दंड साम दाम दंड भेद अपना लिए, लेकिन प्रॉपर्टी खाली नहीं कर रहा है।
डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी, और जो डिफॉल्टिंग जो किराएदार है उसने एसएससी की और जो मकान मालिक है उसकी किसी और भी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा नहीं जमाया हुआ है, और जो मकान मालिक ने उस मकान मालिक ने अपने एसएससी को एसेसिंग ऑफिसर को ये सेटिस्फाई कर दिया है कि उसने सारे लीगल एक्शन लिए हैं लेकिन वो प्रॉपर्टी खाली नहीं हो रही, तब हमें अनरियलाइज्ड रेंट का फायदा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इन केस ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, देखो जब आपको किराया नहीं मिलता है तब हम एक्चुअल रिसिप्ट कैसे निकालेंगे, तो जो भी आपका रेंट रिसीव्ड होगा ड्यूरिंग द ईयर में, उनमें से हम माइनस कर देंगे अनरियलाइज्ड रेंट को। ठीक है, रेंट रिसीव्ड, मान लीजिए आपको 10 महीने का किराया मिलता है, मान लेते हैं आपको जितना भी रेंट रिसीव हुआ है उसमें से हम अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस कर देंगे, उसके बाद जो भी निकल के आएगी वो हमारी होगी एक्चुअल रिसिप्ट। ठीक है, रेंट ऑफ 12 मंथ्स 1,20,000 रुपये, मान लेते हैं कि आपने उसको मान लेते हैं कि ये 12 महीने के लिए आपने उसको किराए को उठाया था 1,20,000 रुपये, 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो उसका किराया बनता है कितना, 1,20,000 रुपये। लेकिन उस बदतमीज ने आपको 2 महीने का किराया नहीं दिया, अनरियलाइज्ड रेंट है आपका 2 महीने का 20,000 रुपये। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा ये, तो आपका ये जो बनेगा एक्चुअल रिसीप्ट बनेगी आपकी, वो बनेगी 1,20,000 माइनस 20,000, 1,00,000 रुपए। तो आपकी एक्चुअल रिसिप्ट क्या हो गई, आपकी एक्चुअल रिसिप्ट हो गई 1,00,000 रुपए। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। जय हैज अ own house and he let out the property to Ria at ₹16,000 per month on 1 जुलाई 2021। फेयर रेंट है 1,80,000 रुपए एनुअल, म्यूनिसिपल रेंट है 1,60,000 रुपए एनुअल, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाई जय जय। ठीक है, जय ऑनर इस घर का, तो उसने पे किया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, तो यहाँ पे इसकी डिडक्शन तो मिल जाएगी, बट ही कुड नॉट रियलाइज द रेंट ऑफ 2 मंथ्स, लेकिन उसने 2 महीने का किराया नहीं ले पाया। किससे नहीं ले पाया भैया, रिया से नहीं ले पाया। रिया ने उसको किराया ही नहीं दिया 2 महीने का, कि जॉब इतना नहीं देंगे हम तुम्हें। अब निकालो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो चलिए निकालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फेयर रेंट हमारा है 1,80,000 रुपए, म्यूनिसिपल रेंट है हमारा 1,60,000 रुपए। दोनों में जो भी हायर होता है हम लोग वो ये लेते हैं, अभी तो हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं। तो फेयर रेंट यहाँ पे कितना है, 1,80,000 रुपए है। इफ प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, अगर हमें प्रॉपर्टी पूरे 12 महीने जो है उठी हुई होती, तो उसका किराया क्या होता, तो उसका हमें रेंट मिलता है 1,92,000 रुपए। कितना मिलता है हमें, 1,92,000 रुपए। तो देखो ना, फेयर रेंट से ज्यादा है ना, फेयर रेंट है 1,80,000 रुपए, रेंट रिसीव्ड है 1,92,000 रुपए, तो दोनों में जो भी ज्यादा होगा हम वो लेंगे ना, तो हम क्या लेंगे, 1,92,000 रुपए लेंगे। ठीक है, अब लेकिन ये हम कब करते थे, जब हमारी प्रॉपर्टी वेकेंट हुआ करती थी, यानी कि जब हमारी प्रॉपर्टी खाली हुआ करती थी, अनरियलाइज्ड रेंट वाला कोई मैटर नहीं हुआ करता था। अब देखिए ना, यहाँ पे देखिए रेंट रिसीट हम क्या लिया, अब हमने पिछली स्लाइड में क्या पढ़ा था, हमने जाना था कि पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि जब हमारी इनकम रेंट रिसीव्ड माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, यहाँ पे कितना, 2 महीने का किराया उसने नहीं दिया है, 2 महीने का किराया है 16,000 रुपये, 1 महीने का किराया है 16,000 रुपये, तो 2 महीने का कितना हो गया, 32,000 रुपये। तो अब हमारा रेंट रिसीव्ड कितना निकल के आया है, 1,60,000 रुपये, और वैकेंट पीरियड कितना है, 3 महीने का वैकेंट पीरियड है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम क्या लेंगे, 1,80,000 रुपये। इन देखिए ना, अब इन दोनों में जो भी ज्यादा होता है हम उनको लेंगे। 1,60,000 रुपये, देखो जब आपका केवल वैकेंट पीरियड, जब आपका खाली वैकेंट है, मतलब जब अनरियलाइज्ड रेंट वाली कोई बात नहीं है, तब हम इन दोनों को कंपैरिजन करते थे। ठीक है, लेकिन जब अनरियलाइज्ड रेंट आ जाता है तो हम इसको और रेंट रिसीव्ड में से माइनस अनरियलाइज्ड रेंट कर देंगे। तो अब इन दोनों में जो भी ज्यादा आ जाएगा, हम उन दोनों कंपेयर करेंगे, और जो भी ज्यादा होगा हम उसको लेंगे आगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ज्यादा है 1,80,000 रुपये, तो हमने लिया ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,80,000 माइनस वैकेंट पीरियड 3 महीने का। 1 महीने किराया 16,000 है, तो 3 महीने किराया कितना हो गया, 48,000 रुपये। तो यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी हमारी 1,32,000 रुपये। तो यहाँ पे देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू आई 1,32,000 रुपये लेस म्यूनिसिपल टैक्स कितना है, 85,000 रुपये। किसने पे किया है, जे ने पे किया है। ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू निकल के आती है हमारी 1,23,500 रुपये की। ठीक है,
अब हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएंगे, 30% सीधा सीधा मिल जाएगा डिडक्शन, कितना 37,050 रुपये। नेट एनुअल वैल्यू का हमें 37,050 रुपये डिडक्शन मिल गया। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है नहीं है, तो जो भी अब इनकम निकल के आती है वो होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 86,450 रुपये। 86,450 रुपये जो है हमारा इनकम कैलकुलेट हुई इनकम फ्रॉम दी हाउस प्रॉपर्टी से, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि मान लीजिए जब कभी आपको रेंट नहीं मिला, मान लीजिए उस साल 2021-22 में आपको 2 महीने का किराया नहीं मिला, हो सकता है कि 2022-23 में आपको वो जो 2 महीने का किराया है 2021-22 का, वो आपको किराया यहाँ पे मिल जाता है। तो अब कैसे हमारी इनकम कैलकुलेट होगी? तो भैया मान लेते हैं कि वो किराया था हमारा 10,000 रुपये, किराया हमें नहीं मिला था 2021-22 में, ठीक है। 2021-22 में हमें किराया नहीं मिला था। तो अब लेकिन 2022-23 में हमें वो 10,000 रुपये किराया मिल गया। तो अब इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये 10,000 रुपये है ना, इसका हमें सीधा सीधा 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। 30% सीधा सीधा इसके में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। तो अब इस 10,000 में से 30,000 रुपये को माइनस कर देंगे, उसके बाद जो भी निकल के आएगा 60,000 रुपये, ये आपकी इनकम हो जाएगी, ये सीधा सीधा आपकी इनकम हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी इनकम हो जाएगी, तो ये आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगी, सीधा सीधा 60,000 रुपये। देखो यहाँ पे यही समझाया गया, एरियर ऑफ रेंट लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, एरियर ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। देखिए ये हो गया एरियर ऑफ रेंट, ये हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन, और ये हो गया एरियर ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। यही आपकी 7,000 रुपये की इनकम हो जाएगी जब आपका अनरियलाइज रेंट रियलाइज हो जाए, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जाना जब प्रॉपर्टी वैकेंट होती है तब हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, तब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जब अनरियलाइज रेंट होता है आपके पास, मतलब कि जब आपको किराया ही नहीं दिया है, तब आप इनकम कैसे निकालेंगे हाउस प्रॉपर्टी से, आज हम लोगों ने वो भी जान लिया। अपने आगे आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि जब हमें लोन लेते हैं, जब हम मकान बनवाने के लिए, मकान को नया खरीदने के लिए या मकान का रिनोवेशन कराने के लिए जब हम लोन लेते हैं तो उस पर हमें कैसे छूट मिलती है, ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट की क्या लिमिट है, और लेटर ऑफ प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट की क्या लिमिट है, ये हम अपने आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे, और वो हमारा आखिरी वीडियो होगा हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद हमारा हाउस प्रॉपर्टी पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला सेशन काफ़ी समझ में आया होगा कि कैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे, कंपैरिजन कैसे करते हैं, जब प्रॉपर्टी वैकेंट हो, जब अनरियलाइज रेंट हो आपके पास, तब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और भी ऐसी टैक्स से जुड़ी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। बी हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू।